Section 16, undue influence defined. First, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइंड में ये बोला गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कि वो इंड्यूस्ड है अनड्यू इन्फ्लुएंस से जब रिलेशंस जो पार्टी के बीच में सबसिस्ट कर रही हैं वो ऐसी हैं कि एक पार्टी ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकता है और वो उस पोजीशन को यूज करता है एक अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए. Subsection 2. In particular and without prejudice to the generality of following principles, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another. A. Where he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation to the other. B. Where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mental or bodily distress. तो undue influence सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 बोलता है ऊपर वाले जो प्रिंसिपल है उसकी जनरलिटी को प्रेजुडिस किए बिना एक पर्सन को हम कब डीम करेंगे कि वो डोमिनेट कर सकता है विल ऑफ द अनदर, कब हम मानेंगे कि वो डोमिनेट कर सकता है दूसरे की विल. दो केसेस बताए गए हैं. ए में बताया गया है कि जब वो रियल या अपेरेंट अथॉरिटी दूसरे के ऊपर रखता है या फिर जहाँ पर वो दूसरे से फिड्यूशरी रिलेशन में है, मतलब मनी रिलेटेड रिलेशन में है. बी में बताया गया है जब वो ऐसे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्पररीली या परमानेंटली अफेक्टेड है एज की वजह से, इलनेस की वजह से, मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से. Subsection 3. Where a person who is in a position to dominate the will of another enters into contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in position to dominate the will of the other. तो सेक्शन 16 का सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, जहाँ पर एक पर्सन ऐसे पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है और ट्रांजैक्शन उसके फेस वैल्यू पे ऐसा अपीयर हो रहा है या एविडेंस आने पे ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो अनकॉन्शियबल है, मतलब अनफेयर सा है. तो ये जो बर्डन है प्रूव करने का कि कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं किया गया था, ये उस पर्सन पे लाई करेगा जो पर्सन उस पोजीशन में है विल डोमिनेट करने की. वापस से, जब एक पर्सन ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है और ये जो ट्रांजैक्शन है उसकी फेस वैल्यू पे अनकॉन्शियबल सा अपीयर हो रहा है, मतलब अनफेयर सा अपीयर हो रहा है. तो बर्डन ऑफ प्रूविंग कि वो कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं करवाया गया था, वो बर्डन ऑफ प्रूविंग उस पर्सन पे रहेगा जिसके सॉरी जो उस पोजीशन में है दूसरे की विल डोमिनेट करने की. Nothing in this subsection shall affect the provisions of section 111 Indian Evidence Act. 111 Indian Evidence Act क्या था, proof of good faith in transactions where one party is in relation of active confidence. Illustrations. A having advanced money to his son. B
during his minority, upon B's coming of age, obtains by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence. ए ने एडवांस करा मनी उसके बेटे को बी को उसकी माइनॉरिटी के दौरान. बी के मेजॉरिटी होने के बाद वो ऑब्टेन करता है पेरेंटल इन्फ्लुएंस के मिसयूज से एक बॉन्ड बी से उस अमाउंट से ग्रेटर का जो कि सम ड्यू है इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवांस है उससे ग्रेटर का. ए एम्प्लॉय करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो इलस्ट्रेशन ए क्या बोल रहा है? ए ने एडवांस करा मनी उसके बेटे को माइनॉरिटी के दौरान. बी के मेजॉरिटी होने पे पेरेंटल इन्फ्लुएंस के मिसयूज करके उसने बॉन्ड साइन करा लिया बी से जो सम ड्यू था उससे कई ग्रेटर अमाउंट में. इधर ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय करा है. इलस्ट्रेशन बी क्या बोलता है? ए अ मैन enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. B employs undue influence. ए एक मैन है, इनफीबल्ड है डिजीज या ओल्ड एज से, वो इंड्यूस्ड है बी के इन्फ्लुएंस से ओवर हिम एज हिज मेडिकल अटेंडेंस. वो एग्री कर जाता है बी को पे करने के लिए अनरीजनेबल सम उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले में. यहां पर बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय किया. A being in debt to B, the money lender of his village, contracts a fresh loan on terms which appears to be unconscionable. It lies on B to prove that the contract was not induced by undue influence. A जो है B के डेट में होते हुए मनी लेंडर है जो कि बी उस विलेज का, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ऐसे टर्म में जो अनकॉन्शिएबल है. अब यहाँ पे बी पे लाई करता है प्रूव करना कि कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं हुआ था. इलस्ट्रेशन डी. ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन at a time when there is stringency in money market. Illustration D. A applies to a banker for a loan at a time when there is a stringency in money market. The banker declines to make a loan except at unusually high rate of interest. A accepts the loan on these terms. This is a transaction in ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence. So ए अप्लाई करता है बैंकर को एक लोन के लिए ऐसे टाइम में जहाँ पर स्ट्रिंजेंसी है मनी मार्केट में. बैंकर डिक्लाइन कर देता है लोन के लिए एक्सेप्ट अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में. ए एक्सेप्ट कर लेता है लोन इस टर्म्स में. ये ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस नहीं हुआ है. Section 17 Fraud defined. Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive any party thereto of his agent or to induce him into the contract. आगे पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं. फ्रॉड मीन करता है, इंक्लूड करता है आगे बताए हुए ये जो 5 बताए हुए इनमें से कोई भी फॉलोइंग एक्ट्स जो कमिट किए गए हैं एक पार्टी द्वारा, जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट द्वारा या उसके कनाइवेंस से या उसके एजेंट द्वारा या करे गए हैं. किस इंटेंट से? डिसीव करने के इंटेंट से, दूसरे पार्टी को डिसीव करने के इंटेंट से या फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इंड्यूस करने के इंटेंट से. तो क्या फॉलोइंग एक्ट से ये 5 बताए गए हैं. फर्स्ट, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू.
सजेशन ऐसे फैक्ट का जो कि ट्रू नहीं है उस पर्सन द्वारा जो उसे ट्रू मानता भी नहीं है। सेकंड, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। फैक्ट का एक्टिव कंसीलमेंट ऐसे पर्सन द्वारा जिसको उसके बारे में नॉलेज या बिलीफ है। तो इसका सबसेक्शन 2 बोलता है एक्टिव कंसीलमेंट एक फैक्ट का ऐसे पर्सन द्वारा जिसके पास उस फैक्ट का नॉलेज या बिलीफ है। थर्ड, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ऐसा प्रॉमिस करना जिसका कोई इंटेंशन नहीं था परफॉर्म करने का। फोर्थ, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी अदर एक्ट जो डिसीव करने के लिए फिट माना जाता है। फिफ्थ, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन जो कि लॉ स्पेसिफिकली फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर करता है। Explanation. Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. Unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is duty of person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech. एक्सप्लेनेशन में बोला गया मियर साइलेंस फैक्ट्स रिगार्डिंग जो कि लाइकली है टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। मियर साइलेंस ऐसे पर्सन का ऐसे फैक्ट्स रिगार्डिंग मियर साइलेंस जो कि अफेक्ट करेगा पर्सन की विलिंगनेस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, वो फ्रॉड नहीं है केवल ऐसा साइलेंस। अनलेस जो सर्कमस्टांसेस हैं केस के वो ऐसे हैं कि उनका रिगार्ड रखा जाए तो ये पर्सन की ड्यूटी है जो साइलेंस रख रहा है स्पीक करने की, उसकी ड्यूटी बनती है, या फिर अनलेस उसकी जो साइलेंस है वो स्पीच के इक्विवेलेंट हो जाएगी तब उसे फ्रॉड मानेंगे, बाकी मियर साइलेंस को फ्रॉड नहीं मानेंगे। अब यहाँ तक का वापस से देख लेते हैं। फ्रॉड मीन करता है, इंक्लूड करता है इनमें से कोई भी फॉलोइंग एक्ट जो कमिट किए गए हैं पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट द्वारा या उसकी कनाइवेंस द्वारा या उसके एजेंट द्वारा डिसीव करने के इंटेंट से या फिर उसे इंड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। वो कौन से 5 एक्ट्स हैं? पहला, सजेशन फैक्ट की तरह ऐसे चीज का जो कि ट्रू नहीं है ऐसे पर्सन द्वारा जो उसे बिलीव भी नहीं करता कि वो ट्रू है। सेकंड, एक्टिव कंसीलमेंट एक फैक्ट का ऐसे पर्सन द्वारा जिसकी नॉलेज और बिलीफ है फैक्ट के बारे में। थर्ड, प्रॉमिस ऐसी की गई जो कभी उसका इंटेंशन ही नहीं था परफॉर्म करने का। फोर्थ, कोई भी अदर एक्ट जो फिटेड है डिसीव करने के लिए। फिफ्थ, कोई भी सच एक्ट और ओमिशन जो कि लॉ स्पेशली फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर करता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? मियर साइलेंस फैक्ट से रिलेटेड जो कि लाइकली है अफेक्ट करना विलिंगनेस एक पर्सन की कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, वो फ्रॉड नहीं है। अनलेस सर्कमस्टांसेस केस के ऐसे हैं कि पर्सन की ड्यूटी है बोलना या फिर अनलेस साइलेंस ही अपने आप में स्पीच है तब फ्रॉड होगा, बाकी मियर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता। इलस्ट्रेशंस। A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. A says nothing but to B about the horse unsoundness. This is not fraud in A. A सेल करता है ऑक्शन से B को एक हॉर्स जो कि A जानता है अनसाउंड है। A जो है B को उस हॉर्स की अनसाउंडनेस के बारे में कुछ नहीं बताता। ये A के द्वारा किया गया फ्रॉड नहीं है। B is A's daughter and has just come of age. Here the relation between parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. B जो है A की डॉटर है और अभी मेजॉरिटी में आई है। यहाँ पे पार्टीज के बीच में रिलेशन ऐसी है कि इधर A की ड्यूटी बनती है B को बताना कि हॉर्स अनसाउंड है कि नहीं। ऊपर वाले ही हम इलस्ट्रेशन के हिसाब से चल रहे हैं। B says to A, if you do not deny it,
I shall assume that horse is sound. A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech. B A को कहते हैं कि अगर तुम डिनाई नहीं करोगे तो मैं ये मान लूंगी कि हॉर्स साउंड है। ए कुछ नहीं कहता है। यहाँ पर ए का साइलेंस जो है स्पीच के इक्विवेलेंट है। डी ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। ए हैज़ प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ चेंज इन प्राइसेस which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. A और B ट्रेडर हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ए के पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है प्राइसेस में चेंज होने की, जो कि बी के कॉन्ट्रैक्ट में घुसने से जो विलिंगनेस है उसको वो अफेक्ट करेगा, पर ए बाउंड नहीं है बी को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। Section 18 Misrepresentation defined. Misrepresentation means and includes first, the positive assertion in a manner not warranted by information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true. The positive assertion एक मैनर में जो कि वारंटेड नहीं है इंफॉर्मेशन द्वारा उस पर्सन की जो मेक कर रहा है उसे, ऐसी चीज़ की जो कि ट्रू नहीं है भले ही वो उसे बिलीव करता है कि ये ट्रू है। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 पे हम बात कर रहे हैं। क्या मीन इंक्लूड करता है? 3 बातें दी गई है, उसमें फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, आप पॉजिटिवली असर्ट कर रहे हो ऐसी चीज़ को जो कि ट्रू नहीं है भले ही वो उसे बिलीव करता है कि वो ट्रू है। Subsection 2, any breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him, any misleading by misleading another to his prejudice or to prejudice of anyone claiming under him। तो जो सबसेक्शन 2 है वो बोल रहा है कोई ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी डिसीव करने के इंटेंट से नहीं की गई है। अगर इंटेंट होता है तो फ्रॉड हो जाता है ना। वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी डिसीव करने के इंटेंट से नहीं की गई है। उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी से उस पर्सन को एडवांटेज हो रहा है जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कमिट कर रहा है या उसको जो उसके अंडर क्लेम कर रहा है। कैसे एडवांटेज हो रहा है? दूसरे को मिसलीड करते हुए, बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस, मतलब दूसरे को उसी के ही नुकसान में मिसलीड करते हुए, या फिर प्रेजुडिस ऑफ एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम, या दूसरे के अंडर क्लेम करने वाले के प्रेजुडिस में मिसलीड हो रहा है। वापस से सबसेक्शन 2 समझ लेते हैं। कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो डिसीव करने के इंटेंट से नहीं की गई है वो एडवांटेज दे देती है उस पर्सन को जो उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी को कमिट कर रहा है, या कोई भी जो उसके अंडर क्लेम कर रहा है, मिसलीड करते हुए दूसरे को उसके प्रेजुडिस में, या प्रेजुडिस ऑफ एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम। Subsection 3, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to substance of the thing which is the subject of agreement। कॉज कर देना इनोसेंटली ही भले ही एक पार्टी टू एग्रीमेंट को किसी थिंग के सब्सटेंस में मिस्टेक करने पे कॉज कर देना। वो जो थिंग है वो एग्रीमेंट की सब्जेक्ट है। वापस से रीड कर देता हूँ। सबसेक्शन 3, कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइन किया, इसे वापस रीड कर रहे हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड सबसेक्शन 1, द पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true। Subsection 2, any breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to prejudice of anyone claiming under him।
Any breach of duty which, without an intent to deceive, gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to prejudice of anyone claiming under him. Subsection 3. Causing, however innocently, a party to an agreement to make a mistake as to substance of the thing which is the subject of agreement.